नमस्कार। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक और टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा अल्कोहलिज्म या फिर उसे अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत सी बार ये देखा गया है कि एग्जाम्स के अंदर अल्कोहलिज्म के अंदर जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, उसके जो ट्रीटमेंट का तरीका है, उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जो अल्कोहलिज्म का टॉपिक है मेंटल हेल्थ के अंदर, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज अल्कोहलिज्म, कि अल्कोहलिज्म क्या है। ठीक है, इसकी आदत कैसे बनती है, इसके अंदर हमें किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर सिम्टम्स देखने को मिले हैं तो हमें कैसे पता चलते हैं कि ये अल्कोहलिज्म का शिकार है या नहीं है, या और अगर हमें पता लग जाता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या हो सकती है। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अल्कोहलिज्म आखिर है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अल्कोहलिज्म का मतलब होता है हैबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। क्या है? हैबिचुअल हैबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। यदि कोई व्यक्ति शराब को आदत के तौर पर पीना शुरू कर दे, ठीक है, कंटिन्यूस ड्रिंकिंग करे, एवरी डे वो ड्रिंकिंग करे, यानी कि एक तरीके से अल्कोहल को पीना, शराब को पीना अपनी आदत बना लेता है, तो जो व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है उसे हम अल्कोहलिज्म या फिर अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि जो शराब के बिना रह नहीं पाए, उस स्टेज पे जो व्यक्ति पहुंच चुका है, उससे हम अल्कोहलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल की डिपेंडेंसी किसी व्यक्ति के अंदर आ चुकी है? आप कैसे पता लगाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अल्कोहल डिपेंडेंट है? देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी कभी ओकेजनली सेलिब्रेशन के सेलिब्रेट किसी विक्ट्री को या जॉय को या हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं। सो इट इज नॉट कम्स अंडर द अल्कोहलिज्म। बट अगर कोई पर्सन उसको एज अ हैबिट बना ले, लाइक अ फूड, जिससे कि हमें खाना खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है, हवा हमारे लिए जरूरी होती है, वैसे ही अल्कोहलिज्म के अंदर जो व्यक्ति होता है वो शराब को अपने जीने का एक तरीका बना लेता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ये है कि उस व्यक्ति को हेल्पलेसनेस लगने लग जाती है अगर वो शराब ना पिए तो। ठीक है, उसे लगने लग जाता है कि मैं वर्थलेस हूं, और कभी कभी व्यक्ति के अंदर ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसे हाथों के अंदर, आप उसके लिम्स के अंदर वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इसके बाद एक्सेसिव क्रेविंग, शराब के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उसे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, कि ये व्यक्ति अल्कोहलिज्म की तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो, हाँ, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ स्लीप। ठीक है, तो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि उसको हेल्पलेसनेस लगेगी, ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, उसको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स आएगी शराब पीने की। तो ये सारे जो तरीके हैं वो ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, कि डिपेंडेंसी डेवलप होने लग गई है। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि जो उसका क्लिनिकल पैटर्न है। ठीक है, कि, कि जो शराबी है उसका जो क्लिनिकल पैटर्न होता है, क्लिनिकल पैटर्न, कि एल्कोहलिज्म का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या है? क्लिनिकल पैटर्न ऑफ एल्कोहलिज्म। ठीक है,
क्लिनिकल पैटर्न ऑफ एल्कोहलिज्म। पहला है एल्कोहल, जो उसका पहला पैटर्न है वो है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, क्लिनिकल पैटर्न। पहला जो इसका पैटर्न है, ठीक है, दैट इज एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अब एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्या है? तो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है इम्बैलेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। वर्ड्स एंड एक्शन, ठीक है। कि क्लिनिकल पैटर्न क्या है? सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसके वर्ड्स और एक्शन के बीच में डिस्टरबेंसेस देखने को मिलते हैं, इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि वो व्यक्ति कहता क्या है और करता क्या है, ठीक है। इस तरीके के क्लिनिकल फीचर्स आपको या क्लिनिकल पैटर्न आपको उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि अल्कोहलिज्म से ग्रसित है, यानी कि जो शराबी बन चुका है, यानी कि जिसके अंदर अल्कोहल एब्यूज डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है। तो पहला पैटर्न क्या है इसका कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, यानी कि इम्बैलेंस रहेगा उसके वर्ड्स और एक्शन के बीच में, यानी कि वो बोल क्या रहा है और क्या कार्य कर रहा है, उसके बीच में कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, कोई एल्गोरिदम नहीं रहेगा, और वो आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा कि कुछ कहना कुछ करना, इस तरीके का। उसका जो दूसरा पैटर्न है अल्कोहलिज्म का, दैट इज एपिसोड, एपिसोड अल्कोहल, सॉरी, एपिसोड एक्सेसिव ड्रिंकिंग। जब व्यक्ति, पहला पैटर्न तो यह है कि उसके जब वो शराब पीना शुरू करेगा और उसके अंदर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो जो शराब है वो उसके अंदर जहर की तरह एक्ट करना शुरू कर देगी, जिसमें उस व्यक्ति के वर्ड्स और एक्शंस के अंदर कोई बैलेंस नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे जब वो अपने ड्रिंकिंग की मात्रा जो है उसको बढ़ाएगा, तो जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो आपको पहला पैटर्न बताया, उसके एपिसोड्स आने लग जाएंगे, ठीक है। ये पहली बार होगा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की उसके वर्ड्स और एक्शन के बीच में डिफरेंस आएगा, इम्बैलेंस रहेगा। फिर सपोज करिए उसने ड्रिंकिंग बढ़ाता गया, एक्सेस ड्रिंकिंग करता गया, तो जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन मैंने आपको पहला पैटर्न बताया था, अब वो एपिसोड्स के अंदर आने लगेगा, यानी कि उसको आपको बार बार उसको देखने को मिलेगा कि उसके बहुत सी बार ऐसा पाया जा रहा है उस व्यक्ति के अंदर कि उसके वर्ड्स और एक्शन के बीच में डिफरेंसेस है। तो ये एपिसोड कितने हो सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर उसको साल में 4 बार ये पैटर्न देखने को मिलता है, मोर देन 0 to 4 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर आपको एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के एपिसोड 4 बार देखने को मिल सकता है। एक इसमें है एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सेकंड पैटर्न में। इसका जो तीसरा पैटर्न है वो तीसरा पैटर्न है हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्सेसिव, हैबिचुअल एक्सेसिव ड्रिंकिंग। इसके अंदर क्या है कि अब व्यक्ति पहले क्या किया, उसने पहले शराब पीना शुरू किया। ये क्लिनिकल पैटर्न्स बता रहा हूं कि एक अल्कोहलिज्म का पैटर्न क्या है, एक अल्कोहलिज्म व्यक्ति बनता कैसे है। सबसे पहले उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन आया, जब उसने शराब पी तो फिर उसके वर्ड्स और एक्शन के बीच में डिफरेंसेस आने लगे, धीरे धीरे उसने अपनी ड्रिंकिंग को एक्सेस करने लगा। तो उसके जो एपिसोड्स हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के, वो साल में 4 बार आने लग गए। फिर आता है हैबिचुअल एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी कि अब वो जो ज्यादा ज्यादा शराब पीने की उसकी जो प्रक्रिया थी, अब उसको उसने अपनी आदत में ले आया, अब उसको उसने अपनी हैबिट बना दिया, यानी कि उसने उस एक्स ड्रिंकिंग को अपने लाइफ का पार्ट बना दिया। तो उसके जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो है उसके जो एपिसोड हैं वो 12 पर ईयर हो जाएंगे। यहां तक कितना था, उसको 4 इन अ ईयर, एक साल में 4 बार अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के एपिसोड्स आ रहे थे। हैबिचुअल ड्रिंकिंग के अंदर उसको 12 एपिसोड्स पर ईयर आ रहे हैं, ठीक है। उसका चौथा जो पैटर्न है दैट इज मोर सीरियस, जिसको कहते हैं अल्कोहल, एडिक्शन।
ठीक है, देखिए पैटर्न्स कैसे हैं कि सबसे पहले उसने शराब पीना शुरू किया, तो उसकी बॉडी में उस शराब ने जहर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करने लग गया, इम्बैलेंस करने लग गया उसके काम और उसके शब्दों के बीच में, वर्ड्स एंड एक्शन के बीच में इम्बैलेंस होने लग गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स को बढ़ाया। ठीक है, एल्कोहल को और ज्यादा मात्रा में लेने लगा। तो ये जो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के एपिसोड थे वो साल में 4 बार आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसने और ड्रिंकिंग कंटिन्यू रखा, तो वो हैबिचुअल एक्सेसिव ड्रिंकिंग कैटेगरी के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के जो एपिसोड है वो 12 पर ईयर हो जाता है, यानी कि 12 बार ऐसा एपिसोड आपको देखने को मिल सकता है। और फिर लास्ट में लास्ट और सीवियर पैटर्न क्या है उसका, अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन का मतलब होता है अब उसको अल्कोहल की आदत लग गई है। अगर उसने शराब को छोड़ा तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स। अगर उसने अपनी इस आदत को कंटिन्यू किया और उसके बीच में कभी उसने शराब बंद की तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लिनिकल पैटर्न्स ऑफ द एल्कोहलिज्म, कि एक व्यक्ति जो एल्कोहलिज्म के अंदर है उसके अंदर क्या क्या पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेस, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से कोई व्यक्ति जो है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से कोई व्यक्ति एक शराबी बनता है या फिर उसको शराब की आदत लगती है। ठीक है, तो पहला जो उसका कॉज है दैट इज बायोलॉजिकल कॉज। ठीक है, बहुत सारी स्टडी ऐसी बताती है कि ये हेरेडिटरी हो सकता है, यानी कि उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो एल्कोहलिज्म की। ठीक है, यानी कि उसके परिवार में, उस व्यक्ति के परिवार में कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही हो जो कि जिसकी वजह से हेरेडिटरी के तौर पर उसके अंदर एल्कोहलिज्म की आदत गई हो। तो कुछ स्टडीज ऐसा बताती है। बायोलॉजिकल हो गया। सेकेंड वन इज द सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल का मतलब होता है कि उसके आसपास का वातावरण ऐसा है जिसकी वजह से उसने ड्रिंकिंग करना सीख लिया। पीयर ग्रुप हो सकता है, पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, यानी कि पीयर ग्रुप की वजह से कि उस व्यक्ति के ऐसे दोस्त हैं, ऐसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट है जहां से वो शराब पीना सीख रहा है और फिर धीरे धीरे वो अल्कोहलिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है। कोई साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉज का मतलब है कि व्यक्ति को कोई मान लीजिए डिप्रेशन है या फिर कोई और मेंटल इश्यूज है जिसकी वजह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। डिप्रेशन के अंदर बहुत सी बार व्यक्ति अवसाद की स्थिति में ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, या फिर कभी उसके लाइफ में कोई बड़ा मेंटल ट्रॉमा हुआ है, कोई फैमिली लॉस हुआ है, कोई जॉब चली गई है, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अल्कोहलिज्म की कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अल्कोहलिज्म की कैटेगरी में आता है या उसे अल्कोहल की हैबिट बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर अल्कोहलिज्म की हैबिट हुई है, यानी कि शराबी बनने की कगार पर आ गया है, तो उसकी इस आदत की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे हैं। पहला है फिजिकल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या मतलब उसके शरीर को क्या क्या नुकसान होंगे एल्कोहलिज्म की वजह से। ठीक है, तो पहला है कि फैटी लीवर, उसका जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है अल्कोहल का वो कौन करता है, लीवर करता है। तो एक्सेस ड्रिंकिंग की वजह से वो लीवर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, तो उसकी वजह से उसका जो लीवर है वो कैसा हो जाएगा, फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर
और क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस आपको देखने को मिल सकता है, रेनल फेल्यूर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है उसकी, ठीक है, क्योंकि जो एल्कोहल होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है, किडनीज करती है, तो उसकी किडनी के फेल होने की संभावना होती है। हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, रीनल फेल्यूर, ये कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को सोशली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल का एडिक्शन हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की सोशल लॉसेस उस व्यक्ति को हो सकता है कि उसको सोशल सेपरेशन हो सकता है, उसका फैमिली टूट सकती है, ठीक है, लोगों से बोलचाल बंद हो सकती है, उसकी जॉब जा सकती है। तो ये कुछ सोशल कॉम्प्लिकेशन है अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिज्म के अंदर उसका शिकार हुआ है तो उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल हो गई, सोशल हो गई, अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम आएगी। साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकली उसको क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। पहला है डिलीरियम, डिलीरियम ट्रेमेंस, डिलीरियम ट्रेमेंस, डिलीरियम ट्रेमेंस का मतलब होता है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उस व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो जागृत अवस्था में नहीं रहता, यानी कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से जगा हुआ नहीं है, आपको हमेशा वो थोड़ा सा स्लीपी मूड में लगेगा, इसी चीज को हम कहते हैं क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड उसको एक और शब्द है कॉन्फाबुलेशन, ठीक है, कॉन्फाबुलेशन। क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ कॉन्फाबुलेशन, कॉन्फाबुलेशन का मतलब होता है डिसोरिएंटेशन इन द टाइम एंड प्लेस, ठीक है, यानी कि उससे पूछा जाएगा अभी क्या समय हो रहा है, अभी क्या टाइम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को पता नहीं रहता है। तो जो क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो बिल्कुल ही जागृत अवस्था में नहीं होता है, हमेशा वो स्लीपी जैसा लगता है कि जैसे कि वो हमेशा नींद में हो, ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस, ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है, अल्कोहलिक सीजर, जिसे हम रम फिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रम फिट्स, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सी बार देखा गया है कि सीजर डेवलप हो जाते हैं, ऐसे जो अल्कोहल के आदी हो चुके हैं, जो अल्कोहलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उनके अंदर बहुत सी बार सीजर्स भी देखे गए हैं। तो जो सीजर अल्कोहलिज्म की वजह से आते हैं उन सीजर्स को क्या कहते हैं, अल्कोहलिक सीजर या फिर रम फिट्स भी कहते हैं। थर्ड वन साइकोलॉजिकल जो है दैट इज अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आप सभी को पता ही होगा, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को परसीव करना इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में भी अ, उसको सेंस करना, परसीव करना। सपोज कोई व्यक्ति ये कहे कि जमीन पर सांप घूम रहा है और आप देखें तो जमीन पे कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे कोई आवाजें दे रहा है जबकि उसे कोई आवाज नहीं दे रहा है, लेकिन उसको फिर भी लग रहा है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कान से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड। तो जो अल्कोहलिक हेलुसिनेशन है उसके अंदर कौन सा हेलुसिनेशन दिखता है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसे हमेशा ये लगेगा, जब अल्कोहलिज्म का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा ये लगता है कि मुझे कोई आवाजें दे रहा है,
या उस कोई कुछ बातें कर रहा है, तो इस तरीके का जो हेलुसिनेशन होता है, ऐसे हेलुसिनेशन को हम कौन सा कहते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और एल्कोहलिक हेलुसिनेशन के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि उसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। चौथी चीज, वर्निक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, या फिर इसे सिंड्रोम भी कहते हैं, वर्निक्स सिंड्रोम। वर्निक सिंड्रोम के अंदर क्या किसकी वजह से होता है? चलिए आगे बताते हैं वर्निक सिंड्रोम। वर्निक्स वर्निक्स सिंड्रोम, या फिर इसको इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, वर्निक्स सिंड्रोम या फिर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी किसकी वजह से होता है? तो लैक ऑफ थायमिन। थायमिन क्या है? विटामिन B1। ये विटामिन की कमी से होने वाला सिंड्रोम है, कौन सा है? वर्निक्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलता है? ये सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स मिल मिल जाते हैं किसी एक सिचुएशन में, तो उसको हम सिंड्रोम कह देते हैं। तो वर्निक्स सिंड्रोम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक मिलता है अटेक्सिया। अटेक्सिया का मतलब होता है चक्कर आना। और क्या देखने को मिलता है आपको? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हर चीज डबल दिखती है। इसके बाद निस्टेगमस। ठीक है, निस्टेगमस का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। उस व्यक्ति का जो आई मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो आई बॉल्स है वो ज्यादा मूवमेंट करने लग जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निस्टेगमस। और क्या देखने को मिलता है? ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक मसल्स। वर्निक सिंड्रोम या वर्निक इंसेफेलोपैथी किसकी वजह से होता है? तो थायमिन की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? अटेक्सिया देखने को मिलता है, डिप्लोपिया देखने को मिलता है, निस्टेगमस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? तो ऑफ्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलता है, यानी कि पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक मसल्स। निस्टेगमस का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट या आईबॉल मूवमेंट। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, यानी कि किसी भी एक स्टिमुलाई जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है उस व्यक्ति को डबल डबल देखने दिखने को लग जाता है। तो ऐसा सिंड्रोम, यदि ऐसे सिम्टम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? उस सिंड्रोम को कहते हैं वर्निक्स सिंड्रोम। ठीक है, किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है कोर्सकॉफ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? कोर्साकॉफ। कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अच्छा, कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है? इसको हम एमनेस्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। एमनेस्टिक सिंड्रोम। ठीक है, एमनेस्टिक सिंड्रोम, एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो क्रॉस मेमोरी इसके अंदर क्या होता है? क्रॉस मेमोरी डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस। ठीक है, क्रॉस मेमोरी डिस्टरबेंस अगर किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कोर्सकॉफ सिंड्रोम। यानी कि व्यक्ति जो है
वो चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता है, पास्ट इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर पाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है ये हमें? एल्कोहलिज्म के अंदर, ठीक है। एल्कोहलिज्म के कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो गया, वर्निक सिंड्रोम मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स थे उसमें बहुत सारे थे, ठीक है। एटेक्सिया हो गया था हमारा, डिप्लोपिया हो गया था, निस्टेगमस हो गया था, ऑफ्थेल्मिक ऑफ्थेलोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक मसल्स, ये सारा देखने को मिलता है। कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्या है? तो ये एक एमनेटिक सिंड्रोम है, एमनेस्टिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉस मेमोरी डिस्टरबेंस होता है। पेशेंट जो है वो पास्ट इवेंट को रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। पास्ट इवेंट को रिकॉल नहीं कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोर्सकॉफ सिंड्रोम। समझ में आ गया वर्निक सिंड्रोम क्या है और कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्या है? ठीक है। अब हम बात करेंगे विड्रोल सिम्टम, क्योंकि हम कब से कह रहे हैं कि विड्रोल सिम्टम, विड्रोल सिम्टम्स। तो विड्रोल सिम्टम्स क्या होता है? देखिए, विड्रोल सिम्टम्स का मतलब होता है, क्या है? विड्रोवल सिम्टम्स, ठीक है। विड्रोवल सिम्टम्स का मतलब होता है कि जब व्यक्ति ड्रिंकिंग स्टॉप कर ले, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति यदि शराब पीना बंद कर दे, तो उसके 7 से 10 दिन में उसे फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं विड्रोल सिम्टम्स। विड्रोल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? जैसे कि उस पेशेंट की नींद चली जाएगी, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके बॉडी में ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, या फिर डिप्रेशन में जा सकता है, साइलेंट हो सकता है, या बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाए। तो ये सारे जो है वो विड्रोल सिम्टम्स हैं, ठीक है। विड्रोल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति शराब पीना बंद कर दे, तो उसके 7 से 10 दिन में उसको एडवर्स सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी वो डिपेंडेंट थी उसके ऊपर, शराब के ऊपर, जिसकी वजह से उसे प्लेजर मिल रहा था। अब वो शराब अगर कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, तो उसके 7 से 10 दिनों के अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उस पेशेंट के अंदर, जो एडवर्स सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं विड्रोल सिम्टम्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द विड्रोल सिम्टम्स, कि विड्रोल सिम्टम्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, अगर हम बात करें कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, जस्ट अ सेकेंड, कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर एल्कोहलिक सिम्टम्स हैं। तो इसका हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसको एल्कोहलिज्म से ग्रसित है या नहीं, ठीक है। तो पहली चीज है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से आप पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, एल्कोहलिज्म उनकी टेंडेंसी है या नहीं। फैमिली हिस्ट्री से, पर्सन से पूछेंगे आप, तो उससे हम पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर एल्कोहलिज्म की हैबिट है या नहीं, ठीक है। उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे हम, ठीक है। उसके हम क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे, इन तीनों चीजों के बिहाफ पे हम डायग्नोस करते हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर एल्कोहलिज्म का शिकार हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हमें ब्लड सैंपल लेना है, तो एक होता है जीजीटी, ठीक है। जीजीटी का मतलब होता है गामा गामा ग्लूटाइल गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेंस। जो व्यक्ति सीवियर एल्कोहलिक, सीवियर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ग्रहण करता है, उसकी ब्लड के अंदर जीजीटी का जो वैल्यू है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो एज अ इसको लैब मार्कर भी कंसीडर करते हैं जीजीटी। जीजीटी क्या है? लैब मार्कर है फॉर द एल्कोहलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। अगर कोई एल्कोहलिज्म से ग्रसित है, तो उसको आप ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे? पहला ट्रीटमेंट तो इसका यही है कि उसे बोला जाए कि वो खुद सेल्फ कंट्रोल कर ले,
कि वो शराब पीना बंद कर दे, कम कर दे, धीरे धीरे अपनी मात्रा को घटाते हुए उसे सेल्फ कंट्रोल करे और एल्कोहलिज्म से फ्री हो जाए। तो पहली चीज तो ये की जा सकती है कि व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल ही कर ले। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं कि उसको डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। पहला तो हो गया सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी जो जहर घुल चुका है उसको हम डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, एक तो इमीडिएट स्टॉप करेंगे उस शराब को, ठीक है। दूसरी चीज करेंगे कि अगर उसे विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे हम कुछ सेडेटिव ड्रग्स देंगे ताकि वो पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए, आराम कर पाए, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट उसको हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, उसका हाइड्रेट रखेंगे, क्योंकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमें उसका हाइड्रेशन लेवल जो है बॉडी का वो मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। ये और क्या कर सकते हैं, उसे हम थायमिन सप्लीमेंट दे सकते हैं। B1 कौन सा, थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा हो रहा था, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी या वर्निक सिंड्रोम देखने को मिल रहा था। तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन का सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसको एंटी क्रेविंग एजेंट्स आते हैं कुछ, वो भी दे सकते हैं। एंटी क्रेविंग, एंटी क्रेविंग एजेंट्स होते हैं, वो भी दे सकते हैं। एंटी क्रेविंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो नेल्ट्रेक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन करके ड्रग आती है जो क्या काम करती है, एंटी क्रेविंग एजेंट्स के रूप में, यानी कि उसको शराब पीने की इच्छा नहीं बढ़ा, जो बढ़ती है उसको कम करता है। नेल्ट्रेक्सोन दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो एक हम दे सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन थेरेपी का क्या मतलब होता है, एवर्जन थेरेपी का यह मतलब है कि किसी व्यक्ति को जिस काम को करते हुए प्लेजर मिल रहा है, अगर वो काम करते हुए अगर वो अनप्लेजर लगने लग जाए उसको, यानी कि जिस काम में उसको खुशी मिल रही थी उसी काम से अगर उसको दुख पहुंचने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, तो वो उस इंसान उस काम को करना बंद कर देगा। ऐसा ही होता है ना। तो उसी थेरेपी को हम क्या कहते हैं, एवर्जन थेरेपी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, उससे उसको प्लेजर मिल रहा है, उससे उसको खुशी मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, लेकिन अगर वही शराब उसको खुशी ना देकर दुख दे, उसे तकलीफ दे, शारीरिक प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाए, नोजिया होने लग जाए शराब पीते, वॉमिटिंग होने लग जाए, उसको बहुत ज्यादा एपिसोड्स आने लग जाए वॉमिटिंग के, तो वो व्यक्ति शराब को छोड़ देगा। उसे लगेगा कि शराब से पीने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है। तो ऐसी थेरेपी को हम क्या कहते हैं, एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, एवर्जन थेरेपी के अंदर एक ड्रग यूज की जाती है जिसको कहते हैं डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम, याद रखिएगा इस ड्रग को, ठीक है। ये DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एवर्जन थेरेपी इन एल्कोहलिज्म। डाइसल्फिराम क्या काम करता है, देखिए। डाइसल्फिराम को क्या किया जाता है, उसको अल्कोहल के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर मिलाने पे क्या होता है, जो डाइसल्फिराम ड्रग है वो एसीटेट और CO2 प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है। जब ये ड्रग अल्कोहल के साथ मिलती है तो वो एसीटेट और CO2 और H2O में ब्रेक हो जाती है। अब ये जो उसका एसीटेट है वो क्या कराता है, सीवियर हेडेक कराता है, सीवियर हेडेक कराएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप करता है, ठीक है। देखिए, एवर्जन थेरेपी फिर से समझ लीजिए। एवर्जन थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, डाइसल्फिराम नाम की एक ड्रग होती है। इस ड्रग को अल्कोहल के साथ दिया जाता है। जैसे ही उसने अपनी इस अल्कोहल को लिया उस ड्रग के साथ मिक्सअप वाली,
तो 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर क्या होगा, ये जो अल्कोहल प्लस डाइसल्फिराम मिक्स हुआ था वो एसीटेट CO2 और H2 में ब्रेक हो जाएगा। ये जो एसीटेट है वो क्या करेगा, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स लाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से उस पेशेंट, उस पर्सन को क्या लगता है कि ये जो ड्रग है, इस ड्रग ने मेरे साथ क्या किया, इस ड्रग ने मेरे साथ ये सारे सिम्टम्स ले आए, इसलिए मुझे अब धीरे धीरे क्या करना चाहिए, शराब को बंद कर देना चाहिए। उसे नहीं पता होता कि इसके अंदर डाइसल्फिराम मिला हुआ है, इसकी वजह से मुझे नोजिया वोमिटिंग हो रही है। वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे अल्कोहल की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो धीरे धीरे वो क्वांटिटी को कम करता है और इस तरीके से वो अपने अल्कोहल को बंद कर लेता है। आपने बहुत सी जगह पे ये एडवर्टाइजमेंट भी सुना होगा कि शराबी को बिना बताए शराब छुड़वाएं, तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो डाइसल्फिराम ड्रग्स ही देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एवर्जन थेरेपी। ठीक है, अच्छा इसका डोज कितना देते हैं एवर्जन थेरेपी का, तो याद रखिएगा 250 से लेके 500 mg इन अ डे, पर डे दिया जाता है। अच्छा, रोज देना होता है नहीं, जो लास्ट डोज होता है, लास्ट डोज से लेके 7 डेज तक ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, लास्ट डोज से 7 डेज तक ये इफेक्टिव रहता है, उसके बाद आपको फिर उसको डोज देना पड़ सकता है। बहुत सारी बुक्स इसको 7 to 10 डेज भी कहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, एवर्जन थेरेपी समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके पढ़ना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एवर्जन थेरेपी से डाइसल्फिराम। ठीक है, इसका डोज, ठीक है, किस तरीके से एक्ट करता है, सारी चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे सकते हैं, उनको साइकोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो इंडिविजुअल थेरेपी होती है। इंडिविजुअल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है, जो काउंसलर होता है, वो व्यक्ति से बातचीत करेगा, उसे स्टॉप करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल थेरेपी दी जाती है। एक ग्रुप थेरेपी होती है, यानी कि जितने भी अल्कोहलिक पर्सन है उनको ग्रुप में बिठाया जाता है और फिर उनको ग्रुप में समझाया जाता है, तो उसको हम कह देते हैं ग्रुप साइकोथेरेपी। ये होती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ठीक है, एक होता है अल्कोहल, अल्कोहल एनोनिमस, अल्कोहल एनोनिमस। ये एक क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है कि जो जितने भी अल्कोहलिक लोग हैं, जितने भी अल्कोहलिज्म से ग्रसित लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम अल्कोहल एनोनिमस कहते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अगर किसी को ट्रेमर्स आ गए, किसी को कुछ इश्यूज आ गए, तो उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं, तो अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप कहते हैं। एक फैमिली थेरेपी दी जा सकती है। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है, फैमिली थेरेपी दी जा सकती है, यानी कि उसके परिवार के साथ बिठा के उसको, परिवार, उस एल्कोहलिज्म के साइड इफेक्ट क्या क्या फैमिली सफर कर रही है उसके बारे में उसको एजुकेट करके, इस तरीके से जो थेरेपी दी जाती है उसको हम कहते हैं फैमिली थेरेपी। ठीक है, इसके लास्ट में एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी केज क्वेश्चनरीज। इसके बारे में भी पूछा जाता है, केज क्वेश्चनरीज, यानी कि कुछ सवाल है। ठीक है, उन सवालों को पूछ के ये पता लगाया जाता है कि क्या इसको एल्कोहलिज्म के लिए आगे और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है क्या। ठीक है, क्या है समझाता हूं। केज जो क्वेश्चनरीज है वो किसने दी, तो डॉक्टर जॉन ईविंग ने दी थी। किसने दी थी, डॉक्टर जॉन ईविंग ने दी थी। अच्छा, केज क्वेश्चनरीज क्या है कि ये 4 सवाल है जो कि ऐसे शुरू होते हैं CAGE से। CAGE, पहला सवाल ये है कि हैव यू एवर फील कि आपको अपनी जो शराब है उसको कट डाउन कर देना चाहिए। मतलब सपोज करिए कोई एल्कोहलिज्म से ग्रसित पेशेंट है, वो थेरेपी के लिए आ रहा है, तो हमें ये पता लगाना है कि क्या इसके अंदर और एल्कोहलिज्म की संभावनाओं को आगे और इन्वेस्टिगेट करना है या यहाँ तक ही ठीक है। ये पता लगाने के लिए एक डॉक्टर जॉन इविंग थे, उन्होंने 4 सवाल निकाले, और यदि उसमें से किसी भी 4 में से 2 सवालों के जवाब यदि 2 यस मिल गए,
2 हाँ मिल गई, इसका मतलब है कि ये अल्कोहलिज्म से ग्रसित है और उसे आगे और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो पहला सवाल क्या है सी से, कि हैव यू एवर फेल्ट, कि आपका जो अल्कोहल पीते हो आप, जितने वॉल्यूम का पीते हो, जितना मात्रा में आप पीते हो, उसको कट डाउन करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए। क्या आपके अंदर ऐसी कभी भी फीलिंग आई है? वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, एनोइड। ए से क्या होता है? एनोइड। ठीक है। एनोड का मतलब होता है कि आपको किसी ने भी आपके शराब पीने को क्रिटिसाइज किया है, यानी कि लोगों के द्वारा आपको क्या शराब पीने को लेकर क्रिटिसाइज किया गया कि देखिए ये रोज शराब पीते हैं, देखिए शराब पी के आ गए, इस तरीके से आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, या आपको ऐसा कभी लगा कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं शराब पीने के लिए, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? तो ए से होता है एनोड। जी का मतलब होता है गिल्ट। ठीक है। गिल्ट का मतलब है कि आपको आपकी शराब पीने की जो आदत है उससे कभी भी गिल्ट की भावना आई क्या, कि नहीं यार मुझे इतना शराब नहीं पीना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, इस तरीके की कोई भावना आई क्या? और लास्ट में ई जो है उसका मतलब होता है आई ओपनर। ठीक है, यानी कि आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको सुबह उठते ही आंखों को खोलने के लिए भी शराब पीनी पड़ रही है? क्या ऐसा लगता है? वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर इन 4 सवालों में से कट डाउन, एनोइड, गिल्ड या आई ओपनर, इनमें से चारों में से यदि किसी भी 2 सवालों के जवाब में अगर वो यस कह देता है, तो ये मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू जॉन इविंग कि उसे और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, कि ये अल्कोहलिज्म का शिकार है। अगर वो इसमें से ज्यादातर सवालों के जवाब नो देता है, नहीं देता है, तो ये हम मान सकते हैं कि नहीं, इसमें अभी वो जो एक्सट्रीम लेवल है अल्कोहलिज्म वाला वो नहीं आया है। हम छोटे मोटे काम करके, छोटी सी काउंसलिंग करके उसको छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई भी 2 सवालों के जवाब यदि वो यस कर देता है, तो उसका मतलब ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर आगे और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? केज क्वेश्चनरीज। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि केज क्वेश्चनरीज कहाँ यूज की जाती है, किस इन्वेस्टिगेशन में यूज की जाती है, तो अल्कोहलिज्म को आइडेंटिफाई करने के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, किसने दी थी? तो डॉक्टर जॉन इविंग ने दी थी। क्या क्राइटेरिया है कि इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए? तो किसी भी 2 सवालों के जवाब यदि वो यस दे देता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको आगे और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने आज एल्कोहलिज्म से रिलेटेड जहां से भी प्रश्न बन सकता है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां उन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, और कोशिश करिए कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर, एल्कोहलिज्म से बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एटलीस्ट एल्कोहलिज्म से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।